आज से लगभग 103 साल पहले एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था नॉस्फेरातु अ सिम्फनी ऑफ हॉरर। 1 घंटा 21 मिनट लंबी इस फिल्म के रिलीज के बाद अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। रिलीज के कुछ दिनों बाद स्वीडन में इस मूवी को बैन कर दिया गया। ये कहा गया कि दिस मूवी इज टू टेरिफाइंग। वहीं रिलीज के कुछ सालों बाद फिल्म सेट के हॉन्टेड होने की खबरें फैलने लगी। फिल्म क्रू के कुछ लोगों ने दावे किए कि फिल्मिंग के दौरान कई लोग अनजान परिस्थिति में बीमार पड़ गए। खैर, ये अजीब सी अफवाहें यहीं तक नहीं रुकी। मूवी के मेन किरदार काउंट ऑरलॉक या नॉस्फेरातु, जिसे वर्ल्ड के पहले वैम्पायर के रूप में जाना जाता है, इसका किरदार मैक्स श्रेक नाम के एक एक्टर ने प्ले किया था। कई लोगों का ये मानना था कि मैक्स श्रेक रियल में एक वैम्पायर है, क्योंकि श्रेक का रियल में मीनिंग होता है टेरर। मैक्स की एक्टिंग ने लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि वो सच में इंसानों का खून पीते हैं। खैर, कुछ सालों बाद 1925 में कोर्ट ने फैसला दिया कि नॉस्फेरातु की सारी कॉपीज को डिलीट कर दिया जाए। नॉस्फेरातु मूवी पर एलिगेशंस थे कि वो ब्रैम स्टोकर की नॉवेल ड्रैकुला की चीटिंग है। तब 20वीं सदी में ये दोबारा से सर्कुलेट होने लगी। ऐसा माना गया कि नॉस्फेरातु मरकर दोबारा से जिंदा हो गई। तो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पैरानोन में। अगर आपने मेरी पिछली हॉरर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये कोई मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक कैरेक्टर एनालिसिस वीडियो है, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच में नॉस्फेरातु है कौन। क्या ये एक नॉर्मल वैम्पायर है या ये उससे और ज़्यादा खतरनाक कोई एंटिटी है। साथ ही साथ हम इसकी पावर्स को भी एनालाइज करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ड्रैकुला और नॉस्फेरातु में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए चलते हैं और अच्छी तरह से नॉस्फेरातु के कैरेक्टर को डाइसेक्ट करते हैं। नॉस्फेरातु एक ऐसा कैरेक्टर जो केवल एक मूवी नहीं बल्कि क्लासिक गॉथिक हॉरर का बेस है, जिसने मॉडर्न डे वैम्पायर के कैरेक्टर को शेप किया है। आसान शब्दों में नॉस्फेरातु को हम वैम्पायर्स का पापा बोल सकते हैं। द वैम्पायर डायरीज जैसी कई वेब सीरीज, मूवीज और कॉमिक्स में पिछले कई सालों में इस वैम्पायर के कैरेक्टर का लगातार यूज किया जा रहा है। नॉस्फेरातु ये शब्द अपने आप में ही बहुत मिस्टीरियस है। इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब और ओरिजिन अपने आप में ही अनक्लियर है। कई लोग इसे रोमन के द्वारा ओरिजिनेट वर्ड कहते हैं, जिसका मतलब होता है इनसफरेबल। वहीं कई लोग इसे स्लाविक ओरिजिन का बताते हैं, जिसका मतलब होता है अनडेड। दोनों ही केसेस में ये एक ऐसे क्रीचर के रूप में उभरता है जिसे कोई मार नहीं सकता। वहीं अपने आप में ये एक श्राप है। यहीं से नॉस्फेरातु की पहली पावर का ओरिजिन मिलता है। मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि नॉस्फेरातु अपने साथ प्लेग लेकर आता है, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से दुनिया भर में कई लोगों की मौतें हुई। इसलिए मूवी के एक सीन में नॉस्फेरातु के आसपास चूहों को दिखाया जाता है। वहीं मूवी में ये भी दिखाया गया है कि नॉस्फेरातु जहाँ भी जाता है वहाँ अनजान परिस्थिति में लोगों की मौत होने लग जाती है। ये सब चीज़ नॉस्फेरातु को आज के मॉडर्न डे वैम्पायर से अलग बनाती हैं। आज के समय में वैम्पायर को एकदम इंसानों जैसा दिखाया जाता है, जहाँ वो बेहद ही खूबसूरत होते हैं और हमारे ही बीच रहते हैं। बल्कि नॉस्फेरातु एक ऐसा वैम्पायर है जो ह्यूमन से कहीं ज़्यादा ताकतवर है और ये इंसानों जैसा नहीं दिखता। इसका चेहरा एकदम पेल और इनह्यूमन होता है। अगर हम वैम्पायर वर्सेस नॉस्फेरातु के किल काउंट को डिस्कस करें तो फिल्म में डायरेक्टली नॉस्फेरातु 2 से 3 लोगों का खून पीकर उन्हें मार देता है, पर प्लेग महामारी के माध्यम से वो अनगिनत लोगों को मार चुका है। वहीं ड्रैकुला या वैम्पायर के ऑन स्क्रीन 50 से 100 किल काउंट है। 1931 ड्रैकुला में ऑन स्क्रीन वो 5 से 6 लोगों को मारता है।
वहीं क्रिस्टोफर ली की ड्रैकुला सीरीज में वैम्पायर 50 से ज्यादा लोगों को मार देता है। अगर हम केवल ऑन स्क्रीन किल्स की बात करें तो नॉसफेरातु का काउंट कम है, लेकिन इनडायरेक्टली नॉसफेरातु पूरे शहर को खत्म कर सकता है, जिससे इसका खौफ बढ़ जाता है। आज के टाइम में जब हॉरर को ग्लैमराइज किया जा रहा है, वहीं पर वैम्पायर्स को भी इसी तरीके से शो किया जाता है कि वो बिल्कुल हमारी ही तरह लगते हैं, और इसी कारण से इस क्रीचर के प्रति लोगों का डर भी कम हो गया है। मॉडर्न डे वैम्पायर को इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो रियल में इंसान ही है जो किसी दूसरे वैम्पायर की बाइट से वैम्पायर बन गए हैं। वहीं नॉसफेरातु इन सबसे अलग एक प्री हिस्टोरिक क्रीचर है जो कि इंसानों को वैम्पायर नहीं बनाता, बल्कि इंसानों का शिकार करता है अपनी भूख मिटाने के लिए। नॉसफेरातु की 2 पावर्स, शैडो मैनिपुलेशन और हिप्नोसिस, दोनों को ही मूवी में मल्टीपल टाइम्स मेंशन किया गया है, जो कि इन 2 क्लासिक सीन्स में दिख जाती हैं। दोनों ही सीन में नॉसफेरातु एलेन नाम की एक औरत पर अपनी इन 2 पावर्स का यूज करता है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि नॉसफेरातु हर मामले में वैम्पायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मूवी के इस सीन में नॉसफेरातु जैसे ही सूरज की रोशनी में आता है वो मर जाता है। पर वही मॉडर्न डे वैम्पायर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बड़े आराम से धूप में सरवाइव कर सकते हैं। मूवी में नॉसफेरातु को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये कोई डिमोनिक एंटिटी है, वहीं वैम्पायर को देखकर ऐसा कोई कह नहीं सकता। अब अगर पावर के बेसिस पर ड्रैकुला और नॉसफेरातु को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि ड्रैकुला क्लियरली ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो शेप शिफ्ट कर सकता है, वो लोगों को वैम्पायर बना सकता है, और यहाँ तक कि वो अपने आसपास के मौसम को भी कंट्रोल कर सकता है। उसके पास दोबारा से जीने की भी ताकत होती है और वो इमॉर्टल होता है। वहीं नॉसफेरातु पावर के मामले में तो थोड़ा वीक है, पर उसका लुक ज़्यादा डरावना है। वो बीमारी फैलाकर पूरे के पूरे शहरों को ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कमज़ोरियाँ हैं जो उसे ड्रैकुला से थोड़ा सा वीक बनाती हैं। अगर ड्रैकुला और नॉसफेरातु का आमना सामना हो तो ड्रैकुला शायद नॉसफेरातु को हरा दे, लेकिन नॉसफेरातु अपनी महामारी से ज़्यादा तबाही मचा सकता है। पर अभी भी नॉसफेरातु के किरदार की एक ऐसी साइड है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये साइड आज भी लोगों से छुपी हुई है।